हाँ जी, तो हम लोग राजस्थान के पुरातात्विक स्थल पढ़ रहे थे और पुरातात्विक स्थल के अंदर हम लोगों ने कुछ बातें पढ़ी, जैसे कि मैंने कहा कि भाई राजस्थान के पुरातात्विक स्थल का परिचय मैंने आपको बताया था। वर्गीकरण हम लोगों ने पिछली 2 क्लासों के अंदर देख लिया था। जिन्होंने नहीं देखा, जो पहली बार इस क्लास के अंदर ऐड हुए हैं, मैं उनको फिर कहना चाहूंगा कि पहले आप राजस्थान के पुरातात्विक स्थल की पिछली 2 क्लास देख के आए, और पिछली 2 क्लास देखोगे तो कम से कम आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ यार पुरातात्विक स्थल के अंदर ये बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। मैंने आपको कहा कि इतिहास को जानने के स्रोत हमारे पास दो प्राप्त होते हैं, एक तो साहित्यिक स्रोत होता है, एक अपने पुरातात्विक स्रोत होते हैं। साहित्यिक स्रोत से तात्पर्य मैंने लिखाया था कि वे वो स्रोत जिनको लिपि होती है, वो स्रोत जिनकी कोई भाषा होती है, उनको हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जैसे रामायण है, कौटिल्य शास्त्र है, महाभारत है। उसके बाद मैंने कहा था कि अपने पुरातात्विक स्रोत से तात्पर्य होता है कि वो स्रोत जो हमको खनन की गतिविधियों से प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग पुरातात्विक स्रोत कह देते हैं। पुरातात्विक स्रोतों का जो जानकारी देने वाली संस्था है वो एसआई आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। उसके बाद मैंने आपको लिखाया था कि इतिहास के 3 भाग होते हैं: प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, प्रीहिस्ट्री, प्रोटोहिस्ट्री और हिस्ट्री। प्राक ऐतिहासिक के तीन तीन भाग होते हैं: पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, महापाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के भी 2 भाग मैंने आपको लिखाए थे, एक तो आहड़ बना संस्कृति है, एक अपने गणेश और जोधपुरा संस्कृति है। और पाषाण काल के 3 भाग मैंने आपको लिखाए थे कि भी एक तो अपने पाषाण काल होता है, मध्य पाषाण काल होता है, नवपुरा पाषाण काल होता है। और महापाषाण काल से तात्पर्य होता है कि दक्षिण भारत में पत्थर की समाधियों को महापाषाण काल कहा जाता है। फिर प्रोटोहिस्ट्री आ जाती है। आद्य ऐतिहासिक से तात्पर्य होता है कि जिनकी जानकारी हमको पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है, उसको तो अपने आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है, प्रोटोहिस्ट्री कहा जाता है। इसके अंदर अपने हड़प्पा सभ्यता आती है। हड़प्पा सभ्यता के भी 3 भाग होते हैं: प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के राजस्थान में 2 स्थल है, एक अपने कालीबंगा है और एक अपने सोती है। फिर अपने आ जाता है ऐतिहासिक, जिसको हम लोग बोलते हैं केवल हिस्ट्री। ऐतिहासिक की जानकारी के स्रोत हमारे पास दोनों है, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोतों से भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है और अपने साहित्यिक स्रोतों से भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद मैंने आपको कुछ राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बताया था कि भाई इसकी डेफिनेशन ये है कि भाई ऐसे स्रोत जहां से हमको पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं, स्मारक, भवन, मंदिर, अभिलेख, मुद्राएं, मुहूर्त इत्यादि जो प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग पुरातात्विक स्थल बोल सकते हैं। और पुरातात्विक स्थल व स्रोतों की जानकारी देने वाली और इसके खोज व अध्ययन का दायित्व एएसआई को दिया जाता है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। एएसआई की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर के द्वारा की गई थी। 1988 से 1888 से 1902 के मध्य कुछ वित्तीय संकटों के कारण इसको बंद कर दिया गया था। फिर मैंने और बातें आपको लिखाई थी। फिर हम लोग ताम्र पाषाण काल के बाद पाषाण काल हम लोगों ने पढ़ा, फिर मध्य पाषाण काल हम लोगों ने पढ़ा। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हम लोगों ने देखी थी, जो आप पिछली 2 क्लास देखोगे। मैंने पूरा तो आपको रिवाइज नहीं किया है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। आप पिछले एक बार 2 क्लास देखना, ताकि आपको और चीजें भी समझ आ जाएंगी। आज हम लोग ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे। एएसआई ने हमारे पुरातात्विक स्थलों को 4 भागों में बांटा था। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी लिखाया था कि भी एक तो अपने पाषाण काल, एक अपने ताम्रपाषाण काल, एक मैंने आपको लिखाया था कि भाई अपने कांस्य युग, और एक मैंने आपको लिखाया था लोह युग। ये कुछ 4 युग हैं, 4 काल है पुरातात्विक स्थलों का, जिनका सेपरेशन अपने एएसआई ने किया था। आर्कोलॉजिकल साइट्स भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया गया था। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। पाषाण काल हम लोगों ने पढ़ लिया था। पाषाण काल के अंदर अपने एक तो पुरा पाषाण काल मैंने आपको बता दिया था, एक मध्य पुरा पाषाण काल मैंने आपको लिखा दिया था। फिर मैंने कहा था कि नव पाषाण काल सिलेबस के अंदर ऐड नहीं है राजस्थान के अंदर। ताम्र पाषाण काल हम लोग आज पढ़ेंगे। लगभग हो सकता है तो आज कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन बाकी चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे। तो आज हम लोग ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे भैया ना। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। अच्छा, ताम्रपाषाण काल के अंदर मैंने आपको 2 स्थल लिखाए थे। एक तो मैंने आपको लिखाया था आहड़ बनास संस्कृति, और एक मैंने आपको लिखाया था गणेश और जोधपुरा संस्कृति। आहड़ बनास संस्कृति, और एक मैंने आपको लिखाया था अपने गणेश और जोधपुरा संस्कृति। गणेश्वर, जोधपुरा संस्कृति। ताम्रपाषाण काल के अंदर 2 स्थल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको लिखा है कि आहड़ बना संस्कृति, उसके बाद मैंने आपको लिखा है गणेश और जोधपुरा संस्कृति। अच्छा, ताम्रपाषाण काल के अंदर सिंपली जो स्थान आते हैं, सबसे पहले अपने आहड़ आता है, फिर अपने गिलूंड आता है,
और गिलुंड के बाद अपने बालाथल आता है, और उसके बाद जो मुख्य स्थल आता है वो अपने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति आता है, वो अपने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति आता है। ताम्रपाषाण काल का सिंपल सा मतलब मैंने आपको पहले क्लास के अंदर बता दिया था कि जब मनुष्य तांबे का प्रयोग करता था, जब मनुष्य ने अपने उत्पत्ति दौर के अंदर, जब मनुष्य ने अपने दिनचर्या के अंदर रोजमर्रा की जिंदगी में तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, उसको हम लोगों ने कहा कि यार ताम्रपाषाण काल है। अब आहड़ बना संस्कृति, संस्कृति और सभ्यता दोनों में अंतर मैंने आपको बताया था कि संस्कृति से तात्पर्य होता है कि संस्कृति कभी नष्ट नहीं होती, गति दर पीढ़ी दर स्थानांतरण होती रहती है, गतिक रूप से बढ़ती रहती है। और सभ्यता का मतलब होता है जो समय के साथ नष्ट हो जाती है, वापस लौट ही नहीं पाती। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा था कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति हम लोग आज ही मानते हैं कि यार हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने वृक्ष की पूजा करते थे, वहां के लोग अपने भगवान जी को मानते थे, पक्की ईंटों के मकान में रहा करते थे। वो सेम संस्कृति हम लोग आज मानते हैं। हम लोग ईंटों के मकान में रहते हैं, हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम भगवान जी को मानते हैं, लेकिन सभ्यता हम लोग नहीं मानते, सभ्यता नष्ट हो चुकी है। तो सभ्यता और संस्कृति के अंदर मुख्य अंतर एक ही होता है कि भाई अपने जो सभ्यताएं होती है वो तो समय के साथ नष्ट हो जाती है, लेकिन संस्कृति नष्ट नहीं होती। संस्कृति अपने गति दर पीढ़ी स्थानांतरण होती रहती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आहड़ बनास संस्कृति, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गणेश और जोधपुरा संस्कृति। देखो, और मैं आपको बता दूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आहड़, बैराट, गणेश्वर, कालीबंगा, ये तीन चार सभ्यताएं हैं जो याद करनी बहुत जरूरी है। एक अपने आहड़, एक अपने बैराट, एक अपने गणेश्वर और एक अपने कालीबंगा। ये कुछ तीन चार सिलेबस के अंदर अपनी सभ्यताएं, जहां से तो मुझे लगता है आरपीएससी ले लो या फिर आरएसएस भी ले लो, हर वैकेंसी के अंदर, आरपीएससी भी हर वैकेंसी के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछती है। और चार सभ्यताएं तो मोस्ट हैं। सभ्यताओं का अगर कोई एक प्रश्न आता है तो इन चारों में से कोई ना कोई एक सभ्यता में से आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग सारी सभ्यताएं पढ़ेंगे। क्या पता भाई साहब कब दिन चेंज हो जाए, कोई पता नहीं है। तो आप सबसे पहले डालो हेडिंग अपने आहड़ बना संस्कृति। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अपने आहड़ बना संस्कृति। आहड़ बना संस्कृति। अच्छा, जब अपने आहड़ बनास संस्कृति को खोजा गया, जब आहड़ बनास संस्कृति को देखा गया, तो पता चला कि यार इस आहड़ बनास संस्कृति की जो अधिकतर केंद्र है, जो सबसे अधिक क्षेत्र है, वो हमको इस बनास नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। कि यार हमने देखा कि यहाँ से कोई एक आगाटपुर नाम का स्थल मिल रहा है, वो हमको बनास नदी किनारे मिल रहा है। आहड़ नाम की सभ्यता मिल रही है, वो बनास नदी किनारे मिल रही है। मतलब लगभग जो आहड़ बनास संस्कृति के केंद्र, सर्वाधिक क्षेत्र जो हमको प्राप्त हो रहे थे, वो बनास नदी के किनारे प्राप्त हो रहे थे। तो हमने कहा कि यार जब इसके अधिकतर केंद्र बनास नदी के किनारे प्राप्त होते हैं, तो इसलिए हमने इसको बनास संस्कृति का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? बनास संस्कृति का नाम दे दिया। बाद में और खोजा और देखा गया तो मालूम किया कि यार इसकी जो सबसे पहले खुदाई शुरू हुई थी, इसकी जो आहड़ बनास संस्कृति की खोज शुरू हुई थी, वो आहड़ से प्रारंभ हुई थी, इसलिए इसको आहड़ सभ्यता कहा जाता है। तो सिंपली हम लोग ये ऐड कर सकते हैं इसमें कि भाई बनास नदी के किनारे इसके अधिकतर क्षेत्र प्राप्त हुए, इसलिए इसको बनास संस्कृति कहा जाता है। आहड़ बनास संस्कृति की खोज आहड़ से शुरू हुई थी, इसलिए इसको आहड़ सभ्यता कहा जाता है। ये चीजें हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। तो क्या लिखना है अपने कि भाई बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे आहड़ बनास संस्कृति के, आहड़ बनास संस्कृति के अधिकतर क्षेत्र प्राप्त हुए, अधिकतर क्षेत्र प्राप्त हुए, इसलिए इसे बनास संस्कृति कहा जाता है। इसलिए इसे बनास संस्कृति कहा जाता है। इसलिए इसे बनास संस्कृति कहा जाता है।
कभी कोई आपसे पूछ ले कि भाई आहार बनास संस्कृति या फिर इसको आहार को बनास संस्कृति क्यों कहा जाता है, सत्य तथा असत्य कथन छाटिए, तो आप बता देना कि भाई आहार बनास संस्कृति या फिर इस अपने ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताओं के जो अधिकतर केंद्र हैं, जो अधिकतर क्षेत्र हैं, वो हमको बनास नदी के किनारे प्राप्त हुए थे। बनास नदी के किनारे अधिकतर क्षेत्र मिलने के कारण इसको बनास संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, और आगे अपन को क्या लिखना है कि भाई, और आगे हमको चीजें ऐड करनी है कि इसके जो खोज सबसे पहले शुरू हुई तो आहार से प्रारंभ हुई थी। आहार से खोज आरंभ हुई, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आहार से खोज शुरू हुई, आहार से खोज शुरू हुई, आहार से खोज शुरू हुई, इसलिए इसे आहार सभ्यता भी कहा जाता है, इसलिए इसे आहार सभ्यता भी कहा जाता है, आहार सभ्यता भी कहा जाता है। सिंपली मतलब मोटे मोटे तौर पे हमको बस इतना सा याद रखना है कि यार आहार बनास संस्कृति को बनास संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकतर केंद्र, इसके अधिकतर क्षेत्र हमको बनास नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको बनास संस्कृति कहा जाता है। आहार सभ्यता के पॉइंट ऑफ व्यू में हमको केवल इतना सा याद रखना है कि भाई आहड़ से इसकी सबसे पहले सर्वप्रथम खोज अगर कहीं से हुई थी वो आहड़ से शुरू हुई थी, इसलिए हम लोग इसको आहड़ सभ्यता बोल देते हैं। तो ये बातें हम लोग याद रखते हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यार आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है, इसकी खोज किसने की थी, इसका उत्खनन किसने किया था। उत्खनन का मतलब खुदाई किसने की थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि यार बागोर सभ्यता अपने वहां पे है। मध्य पाषाणिक स्थल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि सोजत पाली के अंदर एक स्थान आता है, वो मध्य पाषाणिक का स्थल है। अपने बागोर जो भीलवाड़ा के अंदर है वो एक मध्य पाषाणिक का स्थल है। तिलवाड़ा जो बाड़मेर के अंदर है वो एक मध्य पाषाणिक का स्थल है। यही ताम्र पाषाणिक के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले आहड़ पढ़ा। तो मुझे लगता है कि हर सभ्यता के अंदर उत्खनन करता, खोज और साक्ष्य, ये तीन चीजें तो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। इसलिए कोई भी सभ्यता लिखे तो सबसे पहले और चीजों के ऊपर तो फोकस करे या नहीं करे, लेकिन उसकी खोज किसने की थी, उसका उत्खनन किसने किया था, और नॉर्मल साक्ष्य एविडेंस इसके पूछ ले जाते हैं। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चीजें हमको हर सभ्यता के अंदर याद करनी चाहिए कि यार इसकी, इस सभ्यता की खोज किसने की थी, इसका उत्खनन किसने किया था, यहां से हमको क्या क्या एविडेंस प्राप्त होते हैं। तो ये थोड़े एविडेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एविडेंस हो गए, उत्खनन करता हो गए, खोज करता हो गए, ये चीजें हमको याद रखनी चाहिए। अगर मैं आहड़ सभ्यता की अवस्थिति की बात करूं, आहड़ तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, और आहड़ की अवस्थिति की मैं अगर बात करूं तो आप लोगों ने सिंपल छोटा बहुत थोड़ी मोटी चीजें तो याद होंगी आपको। उदयपुर जिले के अंदर स्थित है भाई। कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। अपने एक नदी है आयड़ व बेड़च, तो आयड़ और बेड़च नदी किनारे स्थित है। जब मैंने आपको पूरा पाषाण काल पढ़ाया था तो पूरा पाषाण काल के अंदर मैंने कुछ बातें बताई थी कि भाई निम्न पुरापाषाण काल के अंदर जो मध्य पुरापाषाणिक स्थल है वहां हमको बेड़स नदी क्षेत्र प्राप्त होते हैं। तो एक तो आयड़ और बेड़स नदी के किनारे अपने कौन सभ्यता स्थित है भाई? आहड़ सभ्यता स्थित है। तो एग्जाम के अंदर पूछे कि आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, आप बता देना कि आयड़ व बेड़स नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई? आयड़ व बेड़स नदी के किनारे स्थित है। आयड़ व बेड़स नदी के किनारे स्थित है। आयड़ व बेड़स नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, और अब और क्या लिख सकते हैं? देखो हमको यहाँ ध्यान देना है। मैंने कहा कि इसके अधिकतर केंद्र हमको बनास नदी के किनारे प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको हम लोगों ने बनास संस्कृति नाम दे दिया था। फिर मैंने कहा कि आहड़ से खोज शुरू हुई थी, इसलिए इसको आहड़ सभ्यता भी कहा जाता है। अब मैंने आपको आगे लिखा है कि भाई उदयपुर जिले में आयड़ व बेड़स नदी के किनारे अपने आहड़ सभ्यता स्थित है, इसलिए इसको आयड़ व बेड़स सभ्यता भी कहा जाता है। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ ले कि आहड़ को आयड़ व बेड़स सभ्यता क्यों कहा जाता है, अब मैंने आपको नहीं लिखाया तो आप कहोगे सर आपने तो लिखा ही नहीं था, बस आपने हमको इतना पढ़ाया था, हम लोगों ने पढ़ा इतना और हम चले गए। तो भाई ये भी मेरा हक बनता है कि कम से कम एग्जाम के अंदर ये भी चीज ना छूटे, आप ये चीज भी लिखो, कुछ भी ना छोड़े अपन। आयड़ व बेड़स नदी के किनारे, आयड़ व बेड़स नदी के किनारे
स्थित होने के कारण, स्थित होने के कारण इसे आयड व बेडस सभ्यता कहा जाता है। होने के कारण इसे आयड व बेडस सभ्यता कहा जाता है। इसे आयड व बेडस सभ्यता कहा जाता है। देखो भाई यहाँ ध्यान देना, वापस पीछे, वापस पीछे मैंने आपको लिखाया था कि बनास नदी के किनारे आहाड़ बनास संस्कृति के अधिकतर केंद्र हमको प्राप्त हुए, इसलिए इसको बनास संस्कृति कहा जाता है। आहाड़ से खोज इसकी शुरू हुई थी, इसलिए हम इसको आहाड़ सभ्यता नाम दे देते हैं। उसके बाद मैंने आपको लिखाया कि अवस्थिति की मैं अगर बात करूँ तो अपने उदयपुर जिले के अंदर, कौन से जिले में भाई, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है आहाड़, और आहाड़ व बेडस नदी किनारे स्थित है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ स्टार लगाना, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमेशा ये पूछा जाता है कि आहाड़ सभ्यता कहाँ स्थित है और आहाड़ सभ्यता किन किन नदियों के किनारे स्थित है। तो आयड और बेडच दो नदी आपको याद रखनी है कि भाई साहब आयड और बेडस नदी किनारे स्थित है। अब पूछ ले कि आहाड़ को क्या आयड और बेडस सभ्यता भी कहा जाता है, आप कहना बिल्कुल हाँ जी, आहाड़ सभ्यता को आयड सभ्यता और बेडस सभ्यता भी कहा जाता है। कोई पूछे क्यों कहा जाता है, चलिए तो बता दे, तो अब बताना कि भाई आयड व बेडस सभ्यता आहाड़ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आयड व बेडस नदी के किनारे स्थित है। तो चीजें हो गई क्लियर। अब बात करते हैं अपने खोज की कि भाई खोज हमको, खोजकर्ता कौन प्राप्त हुए थे इसके। खोज की मैं अगर बात करूं तो अपने 1953 के अंदर एक अक्षय कीर्ति व्यास नाम के उत्खनन करता थे, खोज करता थे। उन्होंने कहा कि आहाड़ की खोज मैं करूंगा। उदयपुर के अंदर घूमे, उन्होंने एक स्थान देखा कि उनको एक आहाड़ नाम का स्थान मिलता है जो खूब बड़ा है, जहाँ से पक्की ईंटें उसको प्राप्त हुई, वहाँ से रंगाई छपाई के उद्योग उसको प्राप्त हुए, खूब सारे एविडेंस उसको प्राप्त हुए। उसने बनासियन बुल वहाँ से उसने लिया, काले लाल रंग के मृदभांड इसको यहाँ से प्राप्त हुए। अक्षय कीर्तिवास ने कहा कि यार उत्खनन तो तुम कर लेना, लेकिन मुझे ऐसी जानकारी मिलती है कि यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे एविडेंस रहे होंगे, तो आप खोज करो। तो कहा कि खोज तो तुम करो, तो अक्षय कीर्तिवास इसकी खोज करता है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1953 ईस्वी की। तो 1953 ईस्वी के अंदर अक्षय कीर्तिवास के द्वारा खोज की गई थी। 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्तिव्यास द्वारा इसकी खोज की गई थी। अक्षय कीर्तिव्यास द्वारा इसकी खोज की गई। खोज वाला क्वेश्चन पूछ ले कि भाई आहाड़ सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आप बता देना कि आहाड़ सभ्यता की खोज अपने 1953 के अंदर अक्षय कीर्तिव्यास नाम के कोई व्यक्ति था, उस अक्षय कीर्तिव्यास द्वारा आहाड़ सभ्यता की खोज की गई थी। अब सिंपली एग्जाम के अंदर उत्खनन वाला पॉइंट भी आ जाता है, तो उत्खनन करता भी हम लोग देख लेते हैं कि यार उत्खनन के अंदर कौन कौन व्यक्ति ने योगदान निभाया था। सबसे पहले उत्खनन की मैं अगर बात करूं तो अपने 1956 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में सबसे पहले उत्खनन शुरू किया गया था। किसके नेतृत्व में भाई, 1956 में आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में, सर्वप्रथम उत्खनन शुरू किया गया। सर्वप्रथम उत्खनन शुरू किया गया। चलो भाई, ये दो बातें तो मैंने आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बता दी। पहली बात तो मैंने ये बताई कि खोज की मैं अगर बात करूं तो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा इसकी खोज की गई थी। उत्खनन की मैं अगर आपको बात बताऊं तो 1956 में आर.सी. अग्रवाल के नेतृत्व में इसका सबसे पहले उत्खनन किया गया था। अब केवल 1956 के अंदर इसका उत्खनन थोड़े रोका था, ये तो अक्षय कीर्तिवास ने तो शुरू किया था, बाद में और लोग आए थे, एच.डी. साकली आया था, वी.एन. मिश्र आया था। दोनों ने खोज करी, 5-6 साल तक खोज करके खूब सारे एविडेंस हमको ला के दिए और कहा कि यार तुम्हारे राजस्थान के अंदर एक आहड़ नाम की सभ्यता है, वहां से ये बातें हमको प्राप्त होती हैं, ये एविडेंस हमको प्राप्त होते हैं, तो ये तुम एविडेंस लो, ये साक्ष्य लो। तो कहा कि यार उन दो लोगों के नाम क्या थे, तो दो लोगों के नाम और देख लेते हैं। अब तक तो हम लोगों ने केवल आर.सी. अग्रवाल का नाम देखा है। 1961 से 1972 के मध्य, 1961 से 1972 के मध्य एच.डी. सांकलिया व वी.एन. मिश्र के द्वारा, वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1961 से 1972 के मध्य एच.डी. साकलिया व वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में
वीएन मिस्र के नेतृत्व में 8 स्तरों पर उत्खनन किया गया था। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है भैया ना, 8 स्तरों पर उत्खनन किया गया था। 8 स्तरों पर उत्खनन किया गया था। कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है मैं आपको टिक करा देता हूँ। पहले तो उत्खनन के अंदर मैंने दो बातें आपको बताई कि 1956 के अंदर अपने एक रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल नाम का व्यक्ति था, उसके नेतृत्व में सबसे पहले उत्खनन किया गया था। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन तो ये बन सकते हैं कि भाई आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन करने वाला व्यक्ति कौन है, तो बता देना अपने आरसी अग्रवाल। कब शुरू किया था उसने? 1956 में। उसके बाद दो नाम आपको याद रखना है, एच डी साकलिया और अपने एक नाम मैंने आपको लिखाया था वीएन मिस्र। इनके द्वारा कब किया गया था उत्खनन भाई? 1961 से 1972 के मध्य उत्खनन किया गया था। तो ये तो अपनी खोज वाली बात हो गई और उत्खनन वाली बात हो गई कि इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। और खोज की अगर हम लोग बात करें तो 1956 में सबसे पहले उत्खननकर्ता की बात करें तो 1956 में सबसे पहले आरसी अग्रवाल के नेतृत्व में अपने सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। और 1961 से 72 के मध्य एच डी साकलिया व वीएन मिस्र के नेतृत्व में 8 स्तरों पर उत्खनन किया गया था। कितने स्तरों पर भाई? 8 स्तरों पर इसका उत्खनन किया गया था। एग्जाम में पूछ ले कि भाई आहड़ सभ्यता का उत्खनन 1961 से 1972 के मध्य एच डी साकलिया व वीएन मिस्र के नेतृत्व में कितने स्तरों पर उत्खनन किया गया था? तो आपको याद रहना चाहिए कि 8 स्तरों पर उत्खनन किया गया था। कितने स्तरों पर भाई? 8 स्तरों पर उत्खनन किया गया था। चलें आगे, इतनी बात आपको याद रहेंगी। आगे देखो भाई, जब उत्खनन किया तो हमको एक धूलकोट नाम का स्थान सबसे पहले प्राप्त हुआ था। सबसे पहले क्या खोजा गया? धूलकोट खोजा गया। सर्वप्रथम धूलकोट खोजा गया। अब धूलकोट क्या है भाई? मन में सवाल तो आ रहा होगा, सर आपने लिखा दिया कि सर्वप्रथम धूलकोट खोजा गया। एग्जाम के अंदर पूछेगा कि आहड़ सभ्यता के उत्खनन के दौरान कौन सा स्थान सबसे पहले खोजा गया था? धूलकोट खोजा गया था। अब धूलकोट है क्या सर, ये तो बताओ। धूलकोट इसका मतलब धूल का कोटा, हम कह सकते हैं भाई साहब रेत का टीला। तो धूलकोट अपने एक रेत का टीला था, रेत का टीला था धूलकोट। याद रहेगी बात। कभी कोई पूछ ले कि भाई आहड़ सभ्यता के उत्खनन के दौरान सबसे पहले धूलकोट नामक एक स्थान खोजा गया था। और धूलकोट का वास्तव में क्या मतलब होता है? अपने धूलकोट का वास्तव मतलब होता है रेत का टीला। पहले क्या हुआ करता था कि कोई भी प्राचीन सभ्यता का उत्खनन किया जा रहा है, कोई प्राचीन सभ्यता की खोज की जा रही है, तो उसकी खोज के लिए, उसके उत्खनन के लिए पैसे टका तो लगा ही करते थे भाई, रोकड़े तो चाहिए ही चाहिए। मैं कहूँ कि कल को आप कहीं दूसरी जगह एग्जाम देने जा रहे हो, आप किसी चीज की पीएचडी कर रहे हो, और पीएचडी के लिए आप 3-4 एम्प्लॉय लेके आओगे, रिसर्च के लिए, खनन गतिविधियों के लिए, यहाँ तक कि घूमने के लिए, पर्यटन के लिए, पैसे टके तो चाहिए ही चाहिए जी। हर चीज के अंदर पैसा इंपॉर्टेंट होता है। मैं कहूँ आज के टाइम पे तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पैसे के तो पत्ता भी नहीं मिलता आज के टाइम पे। पत्ते का मतलब आदमी, बिना पैसे के कोई आदमी भी नहीं मिलता आज के टाइम पे, इसलिए पैसा हर चीज में इंपॉर्टेंट था। लेकिन हमारे लोगों के पास में उस टाइम पे पैसे थे नहीं। हमारे पहले के लोग सोचते यार खुदाई करने में कोई पैसे लग रहे हैं क्या, ये कोई बर्तन की प्याली मिल गई इसके लिए हम खुदाई करने, फोकट में खुदाई करेंगे? हैं भाई साहब, फोकट में आज करें निकाल करें। तो कोई सभ्यता के अंदर कोई कंकाल मिला, उस कंकाल का सबसे पहले एफएसएल होता, खोज होती, तो इन सारी गतिविधियों के अंदर पैसा लगता। तो पैसा लगे उसके लिए हमको फंड चाहिए, और फंड बाहर के विश्वविद्यालय दिया करते थे। जब आहड़ के अंदर स्थान खोजे जा रहे थे, जब उत्खनन किया जा रहा था, जब धूलकोट नाम का स्थान हमको आहड़ के अंदर सबसे पहले खोजा गया था, तो कहते हैं कि अपने ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी थी, उस विश्वविद्यालय का नाम था मेलबर्न विश्वविद्यालय। तो आहड़ के उत्खनन के दौरान तो हमको एक मेलबर्न जो विश्वविद्यालय था उसका बहुत अधिक सहयोग रहा था। तो मेलबर्न विश्वविद्यालय का नाम भी याद रखना है कि भाई मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का सहयोग रहा। कौन से विश्वविद्यालय का भाई? मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का सहयोग रहा। मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का सहयोग रहा। ऑस्ट्रेलिया का सहयोग रहा। एग्जाम के अंदर पूछ ले कि भाई आहड़ सभ्यता के उत्खनन के दौरान किस विदेशी विश्वविद्यालय ने या फिर किस बाहर के विश्वविद्यालय ने अपनी आहड़ सभ्यता के उत्खनन के दौरान और खोज के दौरान सहयोग किया था, तो आप इस यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना कि मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का सहयोग रहा था आहड़ सभ्यता के धूलकोट नामक स्थान खोजने के दौरान। याद रहेंगी बातें। चले आगे, अब सुनना बात आगे।
मैंने कहा कि जब आहड़ बनास संस्कृति की खोज हुई तो आहड़ बनास संस्कृति की खोज की शुरुआत आहड़ से की गई थी, इसलिए उसको आहड़ सभ्यता कहा गया था। जब आहड़ का उत्खनन किया गया तो आहड़ के अंदर सबसे पहले एक आगाटपुर नाम का स्थान पड़ता है। कौन सा स्थान पड़ता है भाई? आगाटपुर नाम का स्थान पड़ता है। यहां सबसे पहले उत्खनन किया गया था। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आहड़ का उत्खनन आगाटपुर से शुरू हुआ था। आहड़ का उत्खनन कहां से शुरू हुआ था भाई? आगाटपुर से शुरू हुआ था। आघाटपुर से सर्वप्रथम खोज शुरू हुई। हम ये कह सकते हैं कि भाई आघाटपुर से सर्वप्रथम खोज शुरू हुई। खोज शुरू हुई, इसलिए इसे आघाटपुर सभ्यता भी कहा जाता है। 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 अब तो मुझे लगता है आप बात समझ गए होंगे कि उसको आहड़ सभ्यता क्यों कहा जाता है, आघाटपुर सभ्यता क्यों कहा जाता है, आयड़ व बिडस सभ्यता क्यों कहा जाता है। आहड़ को आयड़ व बिडस सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि आहड़ सभ्यता आयड़ व बिडस नदी के किनारे स्थित है, और आहड़ को आघाटपुर सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि आघाटपुर से सबसे पहले खोज शुरू हुई थी। तो आघाटपुर से सबसे पहले खोज शुरू होने के कारण इसको क्या कहा जाता है भाई? आघाटपुर सभ्यता कहा जाता है। एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भाई आहड़ सभ्यता के उत्खनन के दौरान सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थान कौन सा था? धूलकोट, जिसको क्या कहा जाता है भाई? रेत का टेला कहा जाता है। अच्छा, धूलकोट के नाम से मेरे को याद आया, अपने आहड़ का स्थानीय नाम है धूलकोट। आहड़ का स्थानीय नाम क्या है भाई? धूलकोट। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि यार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें भी ना छूटे, लेकिन फिर भी छूट जाए तो भाई पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक हो सकता है 99% में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आहड़ सभ्यता आपको पढ़ा रहा हूँ, राजस्थान के पुरातात्विक स्थल आप पढ़ रहे हो। मेरी पूरी पूरी उम्मीद ये रहेगी कि यार यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं जाए। आप चाहे सेकंड ग्रेड ले लो, आप चाहे फर्स्ट ग्रेड ले लो, आप चाहे आरएस ले लो, आप चाहे वीडियो ले लो, एसआई ले लो, पटवारी ले लो, कोई सी भर्ती ले लो, आपको जो यहाँ राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी यूट्यूब के ऊपर, या फिर जो कंटेंट आपको यहाँ दिया जाएगा, मुझे लगता है कि उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। पॉसिबिलिटी है। और जो बाहर जाएगा वो फिर आपको नहीं, वो फिर किसी को ही नहीं आएगा। क्योंकि पढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण काम है, पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। मैं कहता हूँ पढ़ना आसान है। मैं कहता हूँ मैंने पॉलिटी याद कर ली, ज्योग्राफी याद कर ली, वो इकोनॉमी याद कर ली, याद तो सब कुछ कर लिया, पढ़ाओ तो सही उसको। हमसे बड़े बड़े ज्ञाता बैठे हैं भाई साहब, बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, पर वो पढ़ाई क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनको डिलीवर करना नहीं आता चीजें ढंग से। तो पढ़ाना थोड़ा एक चुनौतीपूर्ण काम है कि यार बोलना क्या चाहते हैं और भूल क्या जाता है। कभी कभी अब देखा करो कि 100 जनों की भीड़ के अंदर हम लोग स्टेज पे जाके नाम नहीं बोल सकते। बकायदा हमको हमारा नाम पता है, हमारे पापा का नाम पता है, हम हमारा नाम 20 साल से बोलते आ रहे हैं, लेकिन 20 साल से नाम याद होने के बावजूद हम स्टेज पे जाके नाम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे अंदर हेबिटेशन होती है, हेजिटेशन होती है, थोड़ा सा घबराहट सी होती है। तो इसलिए पढ़ाना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। तो लेकिन फिर भी आप सम्मान करते हो, आपका सपोर्ट मिलता है, तो हमारे लिए तो आसान बन ही जाता है। जब इतना प्रेम मिलता है, जब इतना सपोर्ट मिलता है, तो मुझे लगता है कि यार पढ़ाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पढ़ाना बहुत छोटा काम है ना। पढ़ाने के लिए केवल कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, केवल आत्मविश्वास चाहिए होता है। तो अपने आहड़ का जो स्थानीय नाम था, आहड़ का स्थानीय नाम है धूलकोट। आहड़ का स्थानीय नाम क्या है भाई? आहड़ का स्थानीय नाम है अपने धूलकोट। ठीक है सर, आपने स्थानीय नाम बता दिया। अब आहड़ के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं? तो आहड़ के प्राचीन नाम भी मैं आपको लिखा देता हूं भाई। आहड़ के प्राचीन नाम, अगर आहड़ के प्राचीन नाम की बात करूं तो आहड़ के प्राचीन नाम एक तो अपने आगाटपुर है और एक अपने आठपुर है। तो कोई आपसे ये पूछे कि भाई आहड़ का स्थानीय नाम क्या है, तो आप बता देना कि आहड़ का स्थानीय नाम धूलकोट है। धूलकोट के नाम से आपको एक और जानकारी याद में रखनी है कि आहड़ के अंदर सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थान कौन सा था भाई? धूलकोट था। और आहड़ के दो प्राचीन नाम कौन कौन से? आगाटपुर और आठपुर। आगाटपुर से याद रखना है कि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? धूलकोट। और जहां से खोज शुरू हुई थी वो कौन सा है? आगाटपुर। इसलिए इसको आगाटपुर सभ्यता भी कहा जाता है। तो आहड़ के अंदर कुछ बातें मैंने आपको बताई है ना, वापिस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। मुझे लगता है कि चीज़ें बार बार रिवाइज करने से अपने दिमाग में थोड़ी ठीक बैठ पाती हैं। मैंने आपको कहा कि भाई आहड़ बनास संस्कृति, तो बनास नदी के किनारे
आहाड़ बनास संस्कृति के अधिकतर क्षेत्र प्राप्त हो, इसलिए इसको बनास संस्कृति कहा जाता है। एग्जाम के अंदर पूछ ले कि आहाड़ को बनास संस्कृति क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां से हमको बनास नदी के किनारे हमको अधिकतर क्षेत्र प्राप्त होता है आहाड़ बनास संस्कृति के, इसलिए उसको बनास संस्कृति कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले कि आहाड़ को आहाड़ सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि आहाड़ से उसकी खोज शुरू हुई थी, इसलिए उसको आहाड़ सभ्यता कहा जाता है, आहाड़ बनास संस्कृति को। उसके बाद मैंने आपको लिखा है कि भाई आहाड़ की अगर मैं स्थिति की बात करूं कि स्थान कौन सा है, तो आहाड़ अपने उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। दो नदियां हैं आयड़ और बेड़च, उनके मध्य में स्थित है, उनके किनारे स्थित है। आयड़ और बेड़च नदी के किनारे स्थित होने के कारण अपने आहाड़ को आयड़ व बेड़च सभ्यता भी कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद मैंने आपको लिखा है कि भाई खोज और उत्खनन की मैं अगर बात करूं तो आहाड़ की खोज सबसे पहले 1953 के अंदर अपने एक अक्षय कीर्ति व्यास नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा की गई थी। अगर मैं उत्खनन की बात करूं तो 1956 के अंदर अपने आर.सी. अग्रवाल नाम के उत्खननकर्ता थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में सबसे पहले खोज शुरू हुई थी। और 1961 से 1972 के मध्य एच.डी. साकलिया और वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में 8 स्तरों पर इसका उत्खनन किया गया था। ये बातें मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सबसे पहले धूलकोट खोजा गया था। धूलकोट मतलब रेत का टीला, कोई बहुत बड़ा रेत का टीला था, वो सबसे पहले हमको आहाड़ सभ्यता के अंदर प्राप्त हुआ था। धूलकोट मैंने आपको इसका स्थानीय नाम भी लिखाया था। फिर मैंने कहा कि भाई मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का सहयोग रहा, ये याद रखना। ये थोड़ी नई चीज है मुझे लगता है, तो इंपॉर्टेंट है, तो याद भी रखना। कभी पूछ ले कि भाई आहाड़ सभ्यता के उत्खनन के दौरान किस विश्वविद्यालय का सहयोग रहा था, फॉरेन यूनिवर्सिटी का सहयोग रहा था। हेल्प इसने की थी, तो आप याद रखना मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का सहयोग रहा था। उसके बाद मैंने लिखा है कि भाई आगाटपुर से सर्वप्रथम खोज शुरू हुई, इसलिए इसे आगाटपुर सभ्यता भी कहा जाता है। और फिर तो मैंने आपको बताया था कि आहाड़ का स्थानीय नाम अपने धूलकोट है, और आहाड़ के दो प्राचीन नाम मैंने आपको लिखाए थे, एक अपने आगाटपुर हो गया, एक अपने आठपुर हो गया। ये सिंपली कुछ मोटी मोटी बातें हम लोगों ने बताई। अब मुझे लगता है कि अब एविडेंस की बात करते हैं, साक्ष्य की बात करते हैं कि यहाँ से साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त हुए थे। साक्ष्य की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। एक मैंने आपको लिखाया था आहाड़ बनास संस्कृति, या फिर मैं कहूं तो आहाड़ संस्कृति लिख सकता हूं। और एक तरफ अपने आता है हड़प्पा सभ्यता। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई और आहाड़ की खोज की गई, तो हमको पता चला कि यार आहाड़ के अंदर जो तांबे की भट्टी मिली है वो हड़प्पा सभ्यता के अंदर प्राप्त होती है। क्या यार आहाड़ के अंदर जो चीजें हमको प्राप्त होती हैं वो हड़प्पा के अंदर प्राप्त होती हैं? क्या यार हाड़ के अंदर प्याला मिला तो वहां भी प्याला मिल रहा है, यहाँ पक्की ईंटों के मकान मिल रहे तो वहां भी पक्की ईंटों के वो मिल रहे मकान। यहाँ पर काले और लाल मृद भांड प्राप्त होते हैं, तो हड़प्पा के अंदर भी काले और लाल रंग के मृद भांड प्राप्त होते हैं। सो बात की एक बात अपने ये है कि आहाड़ के अंदर जो पुरातात्विक स्रोत हमको प्राप्त हुए थे, वो आहाड़ से प्राप्त पुरातात्विक स्रोत अपने हड़प्पा के पुरातात्विक स्रोतों से समानता रखते हैं। और समानता रखते हैं तो हमको थोड़ा बहुत जानकारी रहनी चाहिए कि यार वो कौन से स्थल हैं, वो कौन से पुरातात्विक स्रोत हैं जो आहाड़ के साथ साथ हड़प्पा दोनों के पुरातात्विक स्रोतों में समानता रखते हैं। यहाँ तक कि समानता नहीं रखते, ताम्र पाषाणिक विशेषताएं भी समानता रखती है। एग्जाम के अंदर कभी पूछ ले कि भाई उन पुरातात्विक स्रोतों के नाम बताइए, उन साक्ष्यों के नाम बताइए जो आहाड़ तथा हड़प्पा दोनों नगरों की समानता रखते हैं, हम लटक जाएंगे सर, हमें तो पता ही नहीं है। हमने तो केवल आहाड़ के साक्ष्य पढ़े हैं, और हड़प्पा सभ्यता के अंदर कौन कौन साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कालीबंगा के अंदर कौन कौन साक्ष्य प्राप्त होता है, वो चीजें पढ़ी हैं। तो हम लोग पहले ये पढ़ लेते हैं, है ना, कि समान साक्ष्य हमको क्या क्या प्राप्त होता है, समानता रखने वाले एविडेंस कौन कौन से हैं। आहाड़ से प्राप्त पुरातात्विक स्रोत, आहाड़ से प्राप्त पुरातात्विक स्रोत, आहाड़ से प्राप्त पुरातात्विक स्रोत, हड़प्पा सभ्यता के नगरों से समानता रखते हैं। आहाड़ से प्राप्त पुरातात्विक स्रोत हड़प्पा सभ्यता के नगरों से समानता रखते हैं। समानता रखते हैं। ताम्रपाषाणी की विशेषताएं भी समानता रखते हैं। ताम्रपाषाणिक विशेषताएं भी समानता रखते हैं। ताम्रपाषाणिक विशेषताएं भी समानता रखते हैं।
अब वो एविडेंस की बात करते हैं कि यार वो साक्ष्य हमको कौन कौन से प्राप्त होते हैं जो अहाड़ और हड़प्पा दोनों के अंदर समानता दिखाई देती है, वो साक्ष्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हमको बनासियन बुल मिलता है। क्या मिलता है भाई? बनासियन बुल मिलता है। आप कहोगे सर ये बनासियन बुल क्या है? बनासियन बुल का मतलब होता है बैल की मृण मूर्ति। हमको कोई बैल टाइप की एक मृण मूर्ति प्राप्त होती है। मृण मूर्ति का सिंपल सा मतलब होता है मिट्टी की मूर्तियाँ। तो हमको कुछ मृण मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं, कुछ मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त होती है, जिनको हम लोगों ने नाम दे दिए थे बनासियन बुल। वास्तव में उनका नाम था वृषभ की मूर्ति। तो आहाड़ से हमको एक वृषभ की मूर्ति मिलती है। बाद में उसका नाम अपने बनासियन बुल दे दिया गया था, वो बात अलग थी। तो बनासियन बुल हमको अहाड़ से भी प्राप्त होता है और बनासियन बुल हमको हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगरों से प्राप्त होता है। जब ये दोनों के अंदर प्राप्त हुआ तो हमने कहा कि यार तो बनासियन बुल दोनों से समानता रखता है, इसलिए बनासियन बुल याद रखना है। कभी एग्जाम के अंदर पूछे कि भाई क्या बनासियन बुल अहाड़ तथा हड़प्पा दोनों सभ्यताओं के नगरों से समानता रखता है? सत्य तथा असत्य? सत्य भाई साहब, क्योंकि बनासियन बुल अहाड़ का भी है, हड़प्पा का भी है। इसके अंदर लिखो तुम, अहाड़ से वृषभ मूर्ति प्राप्त हुई, अहाड़ से वृषभ मूर्ति प्राप्त हुई, या फिर वृषभ की मूर्ति प्राप्त हुई, वृषभ की मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे बनासियन बुल नाम दिया गया, जिसे बनासियन बुल नाम दिया गया, जिसे बनासियन बुल नाम दिया गया, नाम दिया गया। इसी प्रकार के वृषभ, इसी प्रकार के वृषभ हमें हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगरों से प्राप्त होते हैं। हमें हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगरों से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगरों से प्राप्त होते हैं। ये लो भाई, एग्जाम के अंदर पूछे कि बनासियन बुल क्या है, तो आप बता देना वृषभ की जो मूर्ति होती है उसको अपने बनासियन बुल नाम दिया गया था। बनासियन बुल मतलब वृषभ की मूर्ति आहड़ से भी प्राप्त हुई थी और हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगरों से प्राप्त हुई थी। दूसरा जो हमको साक्ष्य प्राप्त होता है वह काले व लाल रंग के मृद भांड, काले व लाल रंग के मृद भांड, काले व लाल रंग के मृद भांड। अभी जो मृद भांड का सिंपल सा मतलब होता है, मृद आपने एक शब्द देखा है, मृद का मतलब होता है मिट्टी, मृद का मतलब होता है मिट्टी, और भांड जो है, भांड का मतलब होता है बर्तन। भांड का मतलब क्या होता है भाई? भांड का सिंपल सा मतलब होता है अपने बर्तन। आप घर के अंदर नहीं कहते कि भांडा फोड़ दिया, भांडा साफ कर लिया, भांडा मत बजा। जब भांडा लारा लारा रहे तो बिड़े ही है, भांडा दूर दूर रखोगा तो कौन बिड़ेगा, भांडा जब पास पास रहे तो बिड़े ही है। तो भांड का सिंपल सा मतलब होता है बर्तन। अरे वो वाला भांड नहीं भाई कि तुम गांव में भांड समझ रहे हो, भांड होते हैं कलाकार, वो वाला भांड नहीं, है ना। कोई कहता है कि भांड की तरह मत चिल्ला, इसका मतलब जब बर्तन बजता है तो भयंकर आवाज आती है, इरिटेशन होता है, तो बोला तू ऐसे चिल्ला रहे जैसे भांड बजते हो। तो मृद भांड, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन। तो काले व लाल रंग के कुछ मिट्टी के बर्तन हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं भाई, तो काले और लाल रंग के कुछ मृद भांड हमको यहाँ से प्राप्त होता है। उसके बाद हमने देखा कि यार यहाँ से कुछ पाषाणिक और हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए थे। आहाड़ से पाषाणिक व हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए, हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए। अब ये जो यहाँ से पाषाणिक मतलब कि पत्थरों के उपकरण, पाषाण काल के भी उपकरण हमको आहड़ से प्राप्त हुए थे। जो पाषाण काल के उपकरण हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं, जो हड्डियों के बने हुए उपकरण हमको प्राप्त होते हैं, वो सेम ही उपकरण हमको हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगरों से प्राप्त हुए। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये उपकरण हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगरों से प्राप्त हुए, ये उपकरण
हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगरों से प्राप्त हुए। है ना, तो ये बात आप याद रखनी है। और भाई हमको यहाँ से बैल की मृण मूर्ति प्राप्त होती है, बैल की मृण मूर्ति प्राप्त होती है। तो सिंपल ये वो साक्ष्य हैं जो हड़प्पा से भी प्राप्त होते हैं और आहड़ से भी प्राप्त होते हैं। अब एग्जाम के अंदर कभी आपसे पूछे कि भाई बनासियन बुल आहड़ से प्राप्त होता है तथा हड़प्पा से भी प्राप्त होता है क्या, तो बता देना हाँ भाई साहब, बनासियन बुल मतलब वृषभ मूर्ति हमको आहड़ से भी प्राप्त होती है, हड़प्पा से भी प्राप्त होती है। आगे पूछे कि काले व लाल रंग के मृदबाण हड़प्पा तथा आहड़ दोनों से प्राप्त होते हैं क्या, दोनों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद आहड़ से पाषाणिक व हड्डियों के उपकरण प्राप्त होते हैं। अब ये पाषाणिक और हड्डियों के जो उपकरण हमको आहड़ सभ्यता से प्राप्त हो रहे हैं, ये सेम उपकरण, ये सेम औजार हमको कुछ आहड़ सभ्यता के अधिकतर नगरों से भी प्राप्त हुए थे। और फिर मैंने लास्ट में लिखा है बैल की मृण मूर्ति, कि यार कोई मिट्टी की, एक बैल की मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है, वो बैल की मूर्ति हमको आहड़ से भी प्राप्त होती है और हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगरों से भी प्राप्त हो रही है। तो ये कुछ 4-5 स्थान मैंने आपको लिखा है, 4-5 एविडेंस मैंने आपको लिखा है कि भाई वो कौन कौन से एविडेंस हैं, वो कौन कौन से साक्ष्य हैं जो हड़प्पा और आहड़ दोनों के नगरों के साथ समानता रखते हैं, जो दोनों की विशेषताओं में समानता हमको दर्शाते हैं। तो वो स्थान, वो साक्ष्य, वो एविडेंस, वो सारे के सारे मैंने आपको लिखा दिए। अब बात करते हैं और हमको यहाँ से अलग क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे, और साक्ष्यों की हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई आहड़ से जो साक्ष्य प्राप्त हो तो मैंने लिखा दिए, लेकिन जो पहले मैंने अभी आपको साक्ष्य लिखा है, ध्यान देना इस बात पे, जो पहले अभी मैंने आपको साक्ष्य लिखा है, जैसे कि मैंने साक्ष्य लिखा है ये और बनायसन बुल, ये 4-5 जो मैंने आपको साक्ष्य लिखा है, ये तो वो साक्ष्य हैं जो आहड़ से भी प्राप्त होते हैं, हड़प्पा से भी प्राप्त होते हैं। तो दोनों में ये तो कंबाइंड है, ये साक्ष्य आहड़ से भी प्राप्त हो रहे हैं और हड़प्पा से प्राप्त हो रहे हैं। कहीं तुम सोचो नहीं सर, इनको तो हम लोग आहड़ के अंदर ऐड नहीं करेंगे, करना है आहड़ सभ्यता के साक्ष्यों में ही मैं आपको आगे साक्ष्य लिखा रहा हूं। लेकिन अब जो साक्ष्य लिखाऊंगा ये केवल हमको आहड़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो साक्ष्य, ये वो साक्ष्य हैं जो केवल आहड़ से प्राप्त हो रहे हैं। देखते हैं भाई अब कौन कौन से वो साक्ष्य हैं जो केवल हमको आहड़ से प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमको यहां से एक लाजवर्द मन का मिलता है। क्या मिलते हैं भाई? लाजवर्द मन के। आप कहोगे सर लाजवर्द मन के क्या है? लाजवर्द मन के अपने एक नीला रंग का पत्थर हुआ करता था भाई, एक नीला रंग का पत्थर होता है, और नीला रंग का पत्थर अपने अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे। कहां से मंगाए जाते थे? अफगानिस्तान से। अब सोचो कि भाई लाजवर्द मन के अपने भारत के अंदर तो होते नहीं है, अफगानिस्तान से लाजवर्द मन के मंगाए जा रहे हैं। इसका मतलब विदेश से कुछ एविडेंस हमको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब आहड़ सभ्यता का व्यापार देश विदेशों में था। आहड़ सभ्यता अपने क्या बोलते हैं, एक तरह से व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, यहाँ पर व्यापार किया जाता था। तो इसके अंदर लिख लो भाई ये लाजवर्द मन के अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे। ये अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे। कहां से मंगाए जाते थे भाई? अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ से रंगाई छपाई उद्योग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। रंगाई छपाई उद्योग के साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। अब रंगाई छपाई के उद्योग से मतलब पेंटिंग्स, मकानों के अंदर जो पुताई की जाती है, सफेद, लाल, पीली, हरी, काली, धोली, जो भी है, उद्योग ही एक तरह